सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैर। नाज़रीन, कौन जानता था कि साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की गुज़श्ता रोज़ PSL मैचेस के हवाले से मुनक्किदा एक आम सी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की सियासत में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल देगी। इलेक्शन नताइज और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। इंकिशाफ ने जैसे सियासी और समाजी हलकों में हलचल मचा के रख दी है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क में होने वाले हालिया इंतखाबात को जमहूरियत के फ़रोग़ की जानिब एक कदम करार देते हुए कहा है कि इंतखाबी बेज़ाब्तिगियों के हवाले से किसी किस्म के ख़दशात के लिए दस्तयाब कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएँ। लियाकत चट्ठा के बयान पर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कमिश्नर के इल्ज़ामात का मकसद रावलपिंडी में नून लीग के मैंडेट पर डाका डालना है। किसी तौर पर मुमकिन नहीं कि हम नून लीग के मैंडेट पर डाका मारने दें। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि नून लीग ने लियाकत अली चट्ठा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा करते हुए उनके खिलाफ तहकीकात करने की अपील भी की है, जबकि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है और आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने कमिश्नर पिंडी के बयान का जुडिशल कमीशन बनाने का इस पर मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कमेटी कायम कर दी है। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी पहला इजलास उसका आज हुआ। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई या दीगर जो कानूनी चाराजोई है उसके बारे में फैसला किया जाएगा। उधर नए जो कमिश्नर के सैफ अनवर, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में DROs ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इलेक्शन के दौरान कोई दबाव नहीं था, आज़ाद माहौल में अवाम ने वोट दिया है। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का जो कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं होता। अब इस तमाम सूरत हाल में बुनियादी सवाल ये है कि इंतखाबी अमल में कमिश्नर का कोई किरदार है भी या नहीं, और अगर है तो वो किस हद तक है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं हमाद साहब, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अली आफ्ताब लाहौर से हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी आपकी तरफ आती हूँ हमाद साहब, कानूनी मामलात पर आपकी गहरी नज़र है, ज़रा मुझे बताइएगा ये कमिश्नर का किरदार क्या है इलेक्शन में? जी बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। हमें किरदार पे जाने से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि आखिर उनकी स्टेटमेंट है क्या, और अगर उसको हम थोड़ा सा समझ पाएं, उसको तोड़ के समझ पाएं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे थे। इस स्टेटमेंट के बेसिकली दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये समझा जाए कि उन्होंने अपने हद तक कन्फेशन किया है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, और इसके बारे में तो कोई खास इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तक तो हमें क्लियर हो गया कि एक शख्स ने अपने बारे में कन्फेशन कर लिया। लेकिन इस बात का जो दूसरा हिस्सा है और जो ज़्यादा अहम है और जो इंक्वायरी तलब हिस्सा है वो ये है कि क्या उनकी कोशिश कामयाब हुई है, क्या उनके जो अफसरान थे ROs, DROs और जो कि अदरवाइज ACs हैं और DCs हैं जो उनके मातहत हैं अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ सर्विस में, क्या उन्होंने उनकी बात मानी भी है या नहीं मानी। और तीसरा नतीजा जो कि और भी इंपॉर्टेंट है वो ये देखना कि क्या कोई फेक वोट्स डाले गए हैं, क्या कोई लीड्स चेंज की गई है या नहीं की गई। इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी से पहले हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाना चाहिए। ना ही हमें इस शख्स के बारे में जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है उनके बारे में कोई हमें राय कायम कर लेनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, एक सियासी जमात उसका ताल्लुक दूसरी सियासी जमात से जोड़ रही है और दूसरी जमात फिर पहले जमात के पास वापस भेज रही है कि ये उनके आंखों के तारा थे। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त गैर अहम हो जाती हैं। बेहतर बयानात, सियासी बयानात ये आने चाहिए थे कि इस मामले की इंक्वायरी करा ली जाए और इसके बारे में दूध का बाद, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अब जो आपका सवाल है कि कमिश्नर साहब किस हद तक रेलिवेंट है, तो उसके लिए हमें इलेक्शन एक्ट की तरफ जाना पड़ेगा कि इलेक्शन ऑफिशियल्स को, इलेक्शन एक्ट में कौन से इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं जिनको रिकग्नाइज किया गया है। सबसे पहले तो कमीशन के अपने जितने भी अफसरान हैं उनको कहा गया है इलेक्शन ऑफिशियल्स, वो इस पूरे मामले में, इस पूरे सर्कल में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की एक टर्म यूज की गई है जो कि इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ROs हैं, उसके बाद ROs आते हैं, फिर AROs आते हैं।
मैं पहले इन तीनों का रोल वाज़िया कर देता हूं कि ये तीनों क्या करते हैं, क्या नहीं करते। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक आरओ बैठा होता है और उसको वो बांटी जाती हैं कि उसके अंदर जितने मामलात हैं उसका जवाब दे आरओ होगा। अब लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आती हैं, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को डीआरओ का रोल दे दिया जाता है कि वो उनको ऊपर बैठ के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सुपरवाइज कर रहा होगा। तीसरी टर्म जो एआरओस की आती है वो सबॉर्डिनेट एक हेल्पिंग स्टाफ के तौर पे आरओस के साथ काम करते हैं। साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं जो कि हमने देखा कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट से आते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से भी ले लिए जाते हैं। फिर पोलिंग ऑफिसर आ जाता है, पोलिंग ऑफिसर आ जाता है जो कि उस दिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर सारी एक्टिविटीज़ की देखभाल कर रहा होता है, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर रहा होता है और ये वोट डलवा रहा होता है, उनकी लिस्ट में नाम निकाल रहा होता है। इसके साथ साथ इलेक्शन एजेंट्स भी हैं और साथ ही पोलिंग एजेंट्स भी हैं। ये उस कैंडिडेट का स्टाफ होता है, लेकिन इसको इलेक्शन ऑफिशियल्स में ये तो आपने पूरा एक मुझे नेटवर्क बता दिया ना, जो मिलकर एक काम किया जाता है। इसमें कमिश्नर के रोल पर मैं इस पर स्पेसिफिकली बात करना चाह रही हूँ, तो मैं चाहूंगी इत्तेशाम साहब जरा आप भी रोशनी डालिएगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स मैंने आपको उंगलियों पे गिनवा दिए हैं, उसके अंदर कमिश्नर कोई नहीं है, लेकिन कमिश्नर का रोल अदरवाइज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि डिप्टी कमिश्नर भी और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी, ये तमाम लोगों की एसीआरस जो है वो कमिश्नर ही ने लिखनी होती हैं। तो ये कह देना ठीक है जी, एसीआरस कमिश्नर नहीं लिखनी होती हैं, दैट मींस कि उनका भी कनेक्शन बन गया, नहीं आते तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी बात बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इस सर्कल में उनका कोई रोल नहीं है और वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। हाँ, इनडायरेक्टली अगर कर सकते हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है जी। इत्तेशाम साहब आपकी राय इस पर क्या है? उन्होंने बताया कि जी वैसे ऐसे डायरेक्टली तो रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोल है सर्कल में, भले वो उस तरह से नहीं है जो कि ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं। देखिए मेरे भाई ने बड़ा कानूनी पहलू बड़ा अच्छी तरह से सहरिश बता दिया है। बुनियादी सवाल यही है कि हमारे डीआरओज और आरओज और निचला जो भी स्टाफ होता है, क्या वो कमिश्नर के अंडर है कि इलेक्शन कमीशन के अंडर है? तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के अंडर है। इस हवाले से जी अपना कमिश्नर साहब का कोई रोल नहीं बनता। मेरा आपसे जानने का मकसद ये है कि वो तो इन्होंने सारा समझा दिया कि किस तरह से ये लोग लेयर किस तरह से है और ये काम हो रहा होता है, लेकिन भले वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन तो है, तो इन्फ्लुएंस तो इंसान किसी भी तरीके से यानी कि डाल सकता है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, अब असल कहानी आप सुने मुझसे सहरिश, दिल पे हाथ रख के मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक सवाल पूछा ये जाना चाहिए कि जी वो शख्स जो 12 तारीख को रिटायर होने वाला था और जिसका 5 दिन पहले अमेरिका का मल्टीपल वीजा लगा है, जो कह रहा था जी मैं रात को मुझे ख्याल आया कि मैं खुदकशी कर लूं और सुबह मैंने सोचा कि मैं ना करूं, वो 10 दिन उनका ज़मीर नहीं जागा और 10 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि जी मुझसे ये हुआ, मुझे फांसी लगाएं, फलाना करें। और चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व है, उसके बाद जनाब इलेक्शन कमिश्नर भी इन्वॉल्व है और फौज ने काम सही किया। देखिए ये वो बात है, कोई मानने के लिए तैयार। असल बात यह है कि सवाल है कि जी स्टेज पे प्रोवोकेशन क्या थी। देखिए अब जो ताने बाने मिल रहे हैं ना, कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिसको इररिफ्यूटेबल है। मसलन 2019 में इनका कैरियर शुरू होता है, ये तहसीलदार से शुरू होते थे और फिर उसके बाद 2020 में इनको जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बुज़दार साहब ने इनको टाउन प्लानिंग का डीजी लगाया वहाँ पे टाउन प्लानिंग एजेंसी लाहौर में। फिर 2020 में बुज़दार साहब ने इनको हाउसिंग सेक्रेटरी हाउसिंग लगाया, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग साउथ पंजाब में। फिर ये 2021 तक इस यहीं पे बैठे रहे, यही करते रहे और इस दौरान इन्होंने बुज़दार साहब ने उनको अपने इलाके डीजी खान में इनको कमिश्नर में लगाया था। तो अब ये देखें उनकी जो बहू हैं वो बरतानवी नज़ाद हैं और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जब वहाँ होते थे तो उनके घर के सामने जलसे जुलूस में वो बहुत एक्टिव होती थी। तो सवाल ये है कि ताने बाने तो उनके सीधे सीधे मिल रहे हैं कि पीटीआई के साथ ताल्लुकात इनके सामने आ रहे हैं। अब आ जाए कि जी इसके बाद क्या होना चाहिए। देखें सहरिश, इतना दलेरी के साथ झूठ बोला जा रहा है और यकीन करें कि कुछ समझ नहीं आती। मैं आप लेटेस्ट एक और मिसाल देता हूँ। अभी देखें चंद दिन से कहानी चल रही थी कि जी बानी पीटीआई को पहले शायद शमशाद मिर्जा साहब पहले जाए चेयरमैन और फिर उसके बाद आज हमारे एक और साहब हैं, दोस्त मुझे नहीं समझते, काफ़ी कम है और हमारे प्रोफेशन के लेटर एंटेंट हैं, उन्होंने दावा किया है कि नहीं जी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर उनको मिले हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा ये क्या है। मैंने फिर ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैंने फिर जीएच को में एक टॉफ अपने सीनियर आदमी से बात की। मैंने कहा यार ये क्या हकीकत है।
उन्होंने कहा कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये जो तारीखें बता रहे हैं, उन दिनों एक वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है सऊदी अरब में हो रहा था, जहाँ पे जहाँ चेयरमैन भी अब्बास दस्तगीर साहब भी गए हुए थे। अब्बास दस्तगीर का नाम लिया गया। ही इज अ वेरी ऑनरेबल जनरल, और वो इतने कमिटेड और प्रोफेशनल आदमी है कि उनके बारे में कोई बात नहीं करता। अब ये है कि वो क्या छोटी छोटी बात पे फौज के अदारे का हर बंदा आके तरदीद करे। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। और दूसरा, हमारे यहाँ माजत के साथ अखबार नवीसों में बात बन गई कि 1-on-1 मीटिंग में बैठ के वो किसी दो बंदों की मुलाकात होती तो पूरी कहानी लिख देते हैं। देखें कितनी अफसोसनाक बात है। सहरिश अपने $2-4 के लिए वीलॉग लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं। यही आप देख लें, अब पीटीआई ने ये काम शुरू हुआ, ये कमिश्नर साहब वाला अमेरिका से शुरू हुआ। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। मैं जाहिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब देखिए, किरदार कमिश्नर का क्या था वो भी वाजे हो गया कि एसएच को डायरेक्टली लिंक नहीं है। फिर जो सियासी वाबस्तगियां हैं वो पूरा हाल अहवाल बता दिया एहतशाम साहब ने। आपके ख्याल में अब होना क्या चाहिए? देखिए, एक सीधा सा मामला है, और वो ये है कि अगर एक बंदे ने इल्जाम लगाया है, झूठ है सच है, वो एक अलग कंसिडरेशन है। मेरे ख्याल में अगर इतना 21 ग्रेड का अफसर है और इतनी पावर के साथ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसकी, उसको पता है उसकी पावर क्या है, और उसने अगर इल्जाम लगा दिया किसी पे तो शायद उसका एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और मेरी तो राय ये, अगर कमिश्नर साहब झूठ बोल रहे हैं तो सजा इनको मिलनी चाहिए, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो इंक्वायरी उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है इलेक्शन। दूसरा, इसमें एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है, हम तमाम लोग बड़े ओपिनियटेड होके किसी के एफिलिएशन पे बात करते हैं, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उन्होंने पीछे किसी की हुकूमतों में काम नहीं किया होगा? वो PMLN की हुकूमत में भी काम करते रहे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी करते रहे, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत में करते रहे। फिर इनमें से जो ब्यूरोक्रेट्स इन सियासी जमातों को नवाजते हैं, उनके काम करते हैं, उनके लिए करप्शंस करते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, तो जाहिर बात है कि वो उस रैकेट के अंदर ही काम होता है। तो इसमें तो कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है कि एफिलिएशन किसके साथ है। जो मेरे जहन में सवाल आता है कि बिल्कुल एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सजा वाकई मिलनी चाहिए। अगर किसी ने झूठ बोला है या उसने सच भी बोला है तो उसकी भी इंक्वायरी हो। दूसरा, अभी एहतशाम साहब कह रहे थे कि जी उनका मल्टीपल वीजा लगा और वो अमेरिका जा रहे थे और साथ साथ वो रिटायर हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर तो हमारे यहाँ हमारे अशराफिया, ब्यूरोक्रेसी और खासतौर पर जो लोग पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें करते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो नौकरियां करते हैं, चाहे वो सरकार की हो या गैर सरकार की हो, तो उनका तो आखिरी जो एंड होता है वो जाहिर बात है ऑफ शोर जिंदगी होती है। तो इससे बड़ा उनके लिए क्या इशू हो सकता था कि अगर 5 दिन बाद वो अमेरिका जाए। ठीक है शिराजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं अली आपकी तरफ आऊंगी। अली, मुझे ये बताइएगा, वो इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग कर रही है एक इशू के ऊपर, दूसरे इशू को इम्पोर्टेंट ये है कि आप इंतखाबात को जो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे कमिश्नर साहब ने किया या इससे पहले आरओज ने किया। मेरे ख्याल में ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क के अंदर। चलिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। मैं इस हवाले से कोई दो राय नहीं है कि तहकीकात होनी चाहिए। झूठ का झूठ, सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी होना बड़ा जरूरी है। अच्छा अली, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। ये बात बिल्कुल बजा है कि भाई आपको जिस वक्त आप ये फेल कर रहे थे तब आपके ज़मीर ने मलामत नहीं किया, उसके बाद आप एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश भी कर रहे हैं, और 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद बिल्कुल ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कब कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, बात बड़ी सादी सी है। वो जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? वो तो एक बात कर रहे हैं, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। अगर इस पर कोई भी चीज़ होनी है तो उसके लिए उनको सबूत पेश करने हैं। वो जिस दिन सबूत पेश करेंगे उस दिन हम देख लेंगे कि वो सच कह रहे थे या गलत कह रहे थे। वो यहाँ तक कह रहे थे कि मैं खुदकुशी करना चाहता था, तो फिर कम से कम यही बता देते कि उनको डायरेक्टली ऑर्डर्स किसने दिए थे ये धांधली करने के। क्योंकि वो जब डायरेक्टली बता देंगे कि इस शख्स की तरफ से ऑर्डर्स आए तो उसके बाद फिर खुरा मिलना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी। जब तक वो कुछ सबूत देते नहीं, किस चीज़ पे कार्रवाई होगी, किस चीज़ पे बेंच बैठेगा, क्या फैक्ट फाइंडिंग होगी, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। वो तो एक शख्स हैं, उन्होंने एक बात कर दी, अब क्या हो सकता है उसके बारे में। बाकी देखें, ये जो सवालिया निशान है ना इलेक्शंस के ऊपर, ये तो उठ चुका है। और इसका आप इससे हिसाब लगाएं कि आप उनकी बात कर रहे हैं कि उनको 10 दिन बाद ये याद आया है। 11 दिन के बाद आज 16 घंटे हो गए हैं, ट्विटर बंद है। मुझे
नॉर्थ वेस्टर्न शिकागो के प्रोफेसर से कॉलें आ रही हैं कि आर यू गाइज ऑल राइट, वी हैव हर्ड दैट ट्विटर इज नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान। उनको हमें बताना पड़ा है कि नहीं नहीं, इट्स अ रूटीन थिंग, ये यहाँ पे होता रहता है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे जो ये हुक्मरान तबका है, ये जो भी लोग इस मुल्क को चलाते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि ये कितनी अजीब सी चीज़ है। वो जिस तरह रॉबर्ट मर्डॉक की थी ना, वो सक्सेशन में अपने बच्चों को कहता है कि आई लव यू गाइज बट यू आर नॉट सीरियस पीपल। सो द थिंग इज कि इनको किसी को बताएं, ये जो मुल्क चलाते हैं, कि वी लव यू बट प्लीज एक्ट एज इफ यू आर सीरियस पीपल। बिल्कुल आपने वजह फरमाया है अली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक जो क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सहरिश से कहना चाह रहा हूँ कि सारी डिस्कशन का मुद्दा ये होना चाहिए कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी आप इतनी बात कर रहे हैं, कोई एक सबूत, कोई एक एविडेंस तो दें। और चीफ जस्टिस साहब, काजी साहब ने भी कहा कि जी अब फैसला किया गया था कि जी इस पे अजखुद नोटिस लिया जाएगा, नहीं लिया गया, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई चीज है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करें। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चट्टा साहब ने कोई ये बात नहीं की। बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चंस अवाम के ज़हनों में हैं। शायद मतलब हम क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दे देते। अब ये तो जाहिर बात इंक्वायरी होगी, जुडिशियल होती है या उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, सारी चीजें सामने होंगी। तो ये बड़ा, हम तो बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में चीजों को बड़ा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। और एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्या वाकई हम समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन बड़े कमिश्नर साहब ने किसी नई बात बताई है? वो तो तमाम सियासी जमातें कह रही है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है। अली आफ्ताब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जाहिर साहब। जी हाँ, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी ताने बाने जोड़े जा रहे हैं कि उनका ताल्लुक इससे था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में इतना काम किया या फलाने ने उसको ये किया, एक बड़ी सादी सी चीज़ सबको नज़र नहीं आ रही कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई जब नून लीग ने ये कहा कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम भी फेडरल में गवर्नमेंट नहीं बनाते। ये उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या ये टाइमिंग किसी के जहन में है? ये एक पॉइंट रेस किया है, इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। अमाद साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, 2 से 3 लाइंस मैं भी ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी बिल्कुल। एक बात की जा रही है कि इनका वीजा आ गया था और उसको भी एक कलरेबल तरीके से देखा जा रहा है उस पे। अब लेकिन है ये एक मफरूजा, उसका जवाब ये हो सकता है कि इस आदमी के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि वो फ्लाइट लेके अमेरिका चला जाता और वहां से जाके ये बात ऐसा बयान दे देता, कम से कम उसको अपने आप को पुलिस कस्टडी में ना देना पड़ता। दूसरी बात, जो दिनों का जिक्र किया जा रहा है कि 10 से 11 दिन के बाद इसका ज़मीर जागा है, उसके बारे में मैं एक कानूनी नुक्ता नजर आपके सामने रख दूं कि क्राइम रिपोर्ट करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती, और ये एक क्रिमिनल नेचर की एक्यूजेशन जो उन्होंने लगाई है, उसकी रिपोर्ट करने की कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो 9 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 माह बाद लगाएं। अच्छी बात ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात एक हो रही है कि कोई एक्शनेबल चीज सामने नहीं आई। इस पूरे मुल्क की किस्मत का सवाल इस पे उठा दिया गया है। देखिए, ये आम अली कोई केस नहीं है कि आप 10 दिन के बाद बोले या 100 दिन के बाद बोले। मतलब इस मुल्क में इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है कि हुकूमतें नहीं बन पा रही, सारी दुनिया आपको देख रही है, और आपने 10 दिन खामोश है, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। मेरा ख्याल है आम क्राइम के छोड़ने इसी वजह से बिल्कुल इस पर बात हो रही है। तो शाम साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी जो अली आफ्ताब ने पॉइंट रेज किया है ना कि जब नून लीग की तरफ से कहा गया कि जी हम फेडरल में हुकूमत नहीं बना रहे, तो उसके बाद ही क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर ये पेंडोरा बॉक्स खुला, इस पर लाजमी हम बात करने के लिए न्यूज पंच में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू न्यूज़ पंच। अब कुछ बात करते हैं। इंतखाबात को हुए 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, मगर सियासी बेयकीनी के बादल अब भी मंडला रहे हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने अरूज पर है, मगर हुकूमत कौन बनाएगा, मंजर अब तक धुंधला है। बड़े बड़े दावों और बयानात के बावजूद माजी के PDM इत्तेहादी भी कशमकश का शिकार नजर आ रहे हैं, जबकि वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए PP नून लीग में राबतों की भी खबरें हैं। खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वफाक और सूबाई हुकूमतों का मामला अलहदा रखने का पैगाम दिया है, जबकि नून लीग ने बलोचिस्तान से हुकूमत साजी में ताउन करने की भी बात की है। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत बनाने में नून लीग से ताउन करेगी। मौलाना एक जानिब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सीटें PTI को दी गई हैं और फिर वो उसी PTI के साथ जाकर बैठ गए हैं, जबकि PTI पार्लियामेंटेरियंस के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक हबीब नूर ने भी कहा है कि PTI समेत दीगर जमातों से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी से कोई भी हतमी चीज़ तय नहीं पाई है। फिर KP के काबीना में 15 वज़रा और 5 मुशीर मुकर्रर किए जाने की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। दूसरी जानिब इंतखाबात में होने वाली धांधली पर सभी जमातें शोर मचा रही हैं।
सरापा एहतजाज भी हैं सिवाय नून लीग और MQM के। अब सवाल ये है कि एहतजाज के मौसम में हुकूमत साजी का मरहला कितना मुश्किल होगा, मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन, कैसे और कब बनेगा, ये इस वक्त $1 बिलियन क्वेश्चन बना हुआ है पाकिस्तान में। इसी पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले एहतशाम साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा वही पॉइंट जो अली ने भी उठाया कि ये कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला भी और टाइमिंग इसकी कि जब नून लीग की तरफ से कहा गया कि जी वो विफाक में हुकूमत नहीं बना रहे, वो अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, उसके बाद ही पिंडोरा बॉक्स खुला। नहीं, मैं माजरत के साथ अली से एग्री नहीं करता इस बात पे। देखे ना, ये इसके सीक्वेंस में चीजें देखनी चाहिए ना। अब आप देख लें कितने दिनों से 8 तारीख के बाद से मामला आप देख लें, इलेक्शन हुआ और फिर आपने देखा कि पहले पीपल्स पार्टी PMLN ने कहा, उनके तो इश्तिहार आ गए थे बाकायदा, अगर थे पेड एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए था, हमने नवाज साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जब उन्होंने देखा कि भाई सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है और जब इलेक्शन वाले दिन ओन चौधरी के दफ्तर वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में वोट डाल के आए तो उन्होंने कहा यार इसका तो जिक्र ही ना करें कि कोई अपनी हुकूमत कोलिशन बननी चाहिए। तो उसके बाद तो फिर जब उन्होंने देखा कि मेजोरिटी नहीं है तो सॉरी करके पीछे हट गए और भाई साहब को आगे कर दिया। अब देखें दूसरी तरफ PTI ने दावा किया था कि जी सेंटर में पंजाब में हुकूमत बनाए, दोनों वो भी पीछे हट गए। अगरचे आज फिर उन्होंने एक दफा कहना शुरू कर दिया है कि जी उमर अयूब हमारे कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब ये बात होगी। और एक चीज तय है सहरिश के, तीनों सूबों में पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि 3 जो सियासी पार्टियां उनकी हुकूमतें बन गई हैं, समझे। अब देखें KP में कोई इसमें शक नहीं रह गया कि PTI है, सिंध में आप देख लें पीपल्स पार्टी है, पंजाब में PMLN है और फिर बलूचिस्तान में भी दावा कर दिया PMLN ने कि हमारे 12 से ज्यादा लोग 12 लोग हैं, लिहाजा हम हुकूमत बनाएंगे। उसको चैलेंज पीपल्स पार्टी वहां पे कर रही है। तो ये थे 3 सूबे बल्कि 4 सूबों का फैसला। अब असल मसला है कि फेडरल गवर्नमेंट में कि यहाँ पे क्या मसला है। देखिए ना, अब ये गिव एंड टेक हो रहा है, सबको पता है अल्टीमेटली यही होगा, पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन आपने देखा कि जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात लेके आई थी कि सारे आईनी ओहदे भी लेंगे और उसके साथ साथ जो वजारतें PMLN लेगी उसकी जो हाउस की कमेटीज होती है पार्लियामेंट की चेयरमैनशिप भी हम उसकी लेंगे। उसके बाद फिर ये कि जी हमने जिम्मेदारी नहीं लेनी, यानी आप मलबा जो गिरेगा आप ही उठाएं, जैसा कि PDM की हुकूमत में 16 माह में ये हुआ। जब निकले बाहर तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो देखे 2 मासूम सी वजारतें थी, फॉरेन मिनिस्ट्री थी और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री थी शहरी रहमान वाली। तो असल मिनिस्ट्रियाँ जो थी वो तो नून के पास थी, चाहे फाइनेंस थी, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री थी, वजारत दाखिला थी, सारी वजारतें उनके पास थी। लिहाजा जिम्मेदारी उनकी उन पर फिक्स होती है कि इकॉनमी अगर ठीक नहीं हुई तो मामला खराब हुए तो वो इसके जिम्मेदार है, जो कि ये बाइक करने के लिए तैयार नहीं। जिम्मेदारी भी आपकी पूरी होनी चाहिए क्योंकि मिल के याशियां की आपने और सारा वक्त आपने कैबिनेट जो है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी आपने कैबिनेट वहां पे 80 लोगों की बनाई हुई थी। आखिरी बात सहरिश में कर दूं, देखें ये चंद दिनों बाद ये मामला तय होगा और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी PMLN बैठ के बातें करेंगी। अब क्या झगड़ा है उनका, वो कह रहे हैं कि जी सूबों की बात छोड़ दें, पहले फेडरल का फैसला कर लेते हैं कौमी असेंबली में क्या होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है 1-2 दिनों में ये मामला सामने आ जाएगा। अब PTI के लिए मुश्किल होगी कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जमात इस्लामी, वहदत मुस्लिमीन और ये आपके पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, अभी तक उनकी बात नहीं बनी। उनके लोगों से बात पूछे तो यही कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किलात है। तो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी PMLN मिलकर यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगी। जी ठीक है, मैं अली आपकी तरफ आ रही हूँ। एक तो डिसएग्री किया एहतशाम साहब ने आपके इस पॉइंट से, और सेकेंडली ये वो तमाम जमातें जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स में ये दावे किए थे कि सारे मसाइल का हल ही इनके पास है, तो अब ये गुरेजा क्यों है? देखिए बड़ी सादी सी बात है, हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है प्रोविंशियल में गवर्नमेंट बनाने के लिए। KP में PTI जोर लगा रही है, पंजाब में PMLN आपको पता है हर तरह के आज़ाद तोड़ रही है। जहाँ तक सेंटर का मामला है, आप मेरे सारे शोज़ निकाल के देख लें इसी चैनल के ऊपर इलेक्शन से पहले भी, और यही बात मैं तो कर रहा था कि जी कोई नहीं बनाना चाहता हुकूमत। ये जो आने वाले माशी मसाइल हैं इनसे कौन डील करना चाहता है। और फिर सबसे बड़ी एक और बात वो ये कि अगेन मैं तो बहुत एक इल इन्फॉर्म्ड आदमी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, ना मेरे पास कोई अंदर की रिपोर्ट होती है। मैं तो आपके चैनल ही देखता हूँ और यहाँ पे सारे ये बातें करते हैं कि जी हुकूमत जो बननी है, जो हुकूमत आनी है वो तो SIFC की हुकूमत है, फेडरल की तो हुकूमत ही नहीं है। तो फिर कौन लेना चाहता है हुकूमत? ये बड़े मसाइल हैं, ये आपको इनको एड्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये अभी ये मसाइल हैं, आप सोचें अगले साल क्या होगा। अच्छा मैं जाहिर साहब, ये जो बातें हो रही हैं जो हम आम तौर पर सुन रहे हैं, ख़ासतौर पर एक्स पर लोग बहुत अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। एक तो सॉरी ये कहा जा रहा है कि जो भी हुकूमत बनेगी साल से ज़्यादा चलेगी नहीं,
फिर वो पॉइंट जो अली ने सामने रखा है कि ये तो जी SIFC की हुकूमत है, इनके फैसले जो भी हुकूमत में बैठेंगे उनको मानना पड़ेंगे, उनसे कोऑर्डिनेशन से चलना पड़ेगा, तभी ये गुरेज कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बड़ी हकीकत है, हम लोग वैसे ही एग्जिजरेट करते हैं चीजों को। आपके ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमतें आई हैं तो आज तक वो किसकी मर्जी से चलती रही हैं? एक बड़ी ऑब्जेक्टिव सी बात है, इन्होंने एक सर्टन मैकेनिज्म, एक सर्टन सिस्टम के अंदर काम करना है, जिसमें हर इदारे का अपना रोल है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, सियासतदान का भी है, जुडिशरी का भी है। और मामलात उस वक्त खराब होते हैं जब ये एक दूसरे के मामलात के अंदर मुदाखलत शुरू कर देते हैं या ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को काउंटर करना शुरू करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, इस वक्त हुकूमत जिसकी भी बनती है, जो चैलेंजेस हैं वो सबके सामने है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस हैं, आपको सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। आपने मार्च 2024 में जो है IMF से जाके लोन लेना है, आपके पास पैसे नहीं है और आपने तमाम निजाम चलाने के लिए ये चीजें जो है करनी है। अब PDM की हुकूमत में जिन जमातों ने अपने जिम्मे ये तमाम गुनाह लिया, अब जाहिर बात है वो आगे सोच रहे होंगे कि अगर उनकी हुकूमत भी फ्रेजाइल है, वो एक दूसरे के साथ लेन देन के बाद हुकूमत बनाएंगे, वो एक पार्टी दूसरी पार्टी से डिमांड्स कर रही है, मरात मांग रहे हैं, और उस सूरत में भी जाहिर बात है कि हुकूमत अगर बिल्कुल हम कहें फ्रेजाइल रहेगी और किसी वक्त भी गिराई जा सकती है, तो इस वक्त जो है कौन कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार होगा? तो एक शायद ये वजह भी हो सकती है। दूसरा एक आम इशू ये है कि सियासी जमातों ने अगर इलेक्शन लड़ा है तो उन्हें एक प्रोसेस के तहत आगे जाना होगा। लेन देन, जो पॉलिटिकल ब्रोकरिंग और तमाम चीजें, एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, ये सारी चीजें हमेशा सियासत में रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हुकूमतें बनेंगी भी और हुकूमतें जाएंगी भी, लेकिन वही चीज है कि जो चैलेंजेस है इससे भागने के लिए शायद मेरे ख्याल में बहुत सारी जमातें कोशिश कर रही हैं कि ये जो है इस वक्त जो मुश्किल हालात है वो किसी और के गले में डालें। लेकिन एक पॉइंट जरूर ये है कि देखें, पीपल्स पार्टी सिंध को हुकूमत करना चाहती है, पंजाब में PMLN करना चाहती है, वो सेंटर में भी करना चाहती है, लेकिन उसकी यही कोशिश है कि उसके खिलाफ अपोजिशन भी ना हो। वो कुछ सॉवरेन गारंटीज मांग रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए 5 साल के लिए, तो जाहिर बात है वो तो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अवाम पहले ही ज्यादा जो है महंगाई के तले दबे हुए हैं कि हम लोगों ने IMF के नए प्रोग्राम में जाना है और जाहिर है कुछ बोल्ड फैसले भी करना है, और उसमें फिर कोई प्रोटेक्ट करेगा भी तो फैसले तो लेंगे ना, उसमें अवाम में फिर आपकी सरिश अगर इजाजत दे तो एक जुमला ऐड करूं। देखें, SIFC के रोल के बारे में बड़ी बात हो रही है। सवाल ये है कि सियासी जमातें तो कोई अपना जो उनका रोल प्ले करने वाला वो करने के लिए तैयार नहीं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। अभी मुझे बताएं, $27 बिलियन आपको मौजूदा माली साल में चाहिए, अगले 3 साल में $71 बिलियन चाहिए, और ये मार्च के बाद आपको IMF का प्रोग्राम मैं एहतशाम साहब यही पॉइंट आपसे समझूंगी, क्योंकि आगे हमने इकोनॉमी की बात बिल्कुल करनी है। अभी फिलहाल मसला ये है कि मैं हमाद साहब हमें बताएंगे कि कानूनी तौर पर हम लोग मतलब जितनी भी सियासी जमातें हैं ये बाउंड कब तक है कि हर सूरत में पहला इजलास कौमी असम्बली का इस डेट तक होना लाजमी है। हमाद साहब बताइएगा, कानून और आइन क्या कहता है? 29 तारीख से पहले होना है। जी, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। जी, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। मैं मजीद कुछ ये भी कहना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का ये जो नाजुक मोड़ है ये ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन से पहले हमने उम्मीद लगाई थी कि इलेक्शन हो जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बिलावल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में तलाहत, एक सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं, उनके इंटरव्यू में भी कहा कि इलेक्शंस को पॉलिटिशियंस ने ही जो है सीरियसली नहीं लिया। तो यही चीज़ मुझे नज़र आई है कि इलेक्शन होने के बाद भी अभी भी इस इलेक्शन को पॉलिटिशियन सीरियसली नहीं ले रहे। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे एहतशाम साहब ने फरमाया अभी कि पार्टीज अपना जो उनका मैंडेट है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इस वक्त इंतहाई ज़रूरी अमर है इस चीज़ का कि क्लैरिटी सामने आए कि आपकी वफाक में किसकी हुकूमत होगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। कानूनी नुक्ता नज़र तो उसका ये है कि 21 दिन के अंदर प्रेसिडेंट साहब ने एक सेशन बुलाना है, वो 21 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है। 21वें दिन की जो है मैक्सिमम टाइमलाइन है उसके अंदर आएगा और फिर इलेक्शंस होंगे। एक फेयर एंड कंपेटिटिव प्रोसीजर है, उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, पहले भी मैं उसको बड़ा डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। तो अभी इसलिए अभी भी हम देख रहे हैं कि आज भी जो पॉलिटिशियन है इस सिचुएशन को भी सीरियसली नहीं ले रहे। इस वक्त भी हम एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लाइबिलिटीज़ डाल रहे हैं, इल्ज़ामात डाल रहे हैं। अभी चंद दिन पहले ही, कल या परसों, पीर पगाड़ा साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा कर दिया है और उसके बारे में भी उन्होंने भी मज़ीद इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इस जवाब में भी बिलावल साहब ने कहा है कि शायद आपने इंतखाबी मुहिम प्रॉपरली नहीं चलाई। ये उसी बात की कॉन्टिन्यूशन लगती है जो उन्होंने इंटरव्यू में कही कि इलेक्शंस होने वाले हैं, इस बात को भी पॉलिटिशियन ने सीरियसली नहीं लिया।
शायद इसकी वजह से भी वोटर टर्नआउट भी कम रहा। अच्छा, अभी तो यकीन कीजिए, बिल्कुल हमारा यकीन नहीं था इस चीज का। आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बात, जो आपकी एक बात है कि इस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, हाँ। मैं उसको एक मिसाल दे के समझा दूं कि जब आप किसी के साथ साझेदारी करते हैं, कोई शराकत करते हैं, तो आप उसके नफ़े और नुकसान दोनों में हिस्सेदार होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नफ़ा मेरा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सूद ले रहे हैं। इस वक्त पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि हमें आपकी सिर्फ जो है बेनिफिट्स दे दें, आईनी ओहदे दे दें और हम आपके फेलियर का नुकसान नहीं लेंगे, तो क्या वो अपनी सियासत का सूद लेना चाह रहे हैं? सही। चलिए, इस वक्त सिचुएशन तो बड़ी वो अजीब सी हो गई है, क्योंकि देखिए नताइज क्या हो सकते थे ये कुछ नहीं कहा जा सकता था। सभी जमातों के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए था कि अगर कोई एक जमात के इंडिपेंडेंट ज़्यादा सीटें निकाल जाते हैं तो फिर हमें क्या करना है। न जाने इनके पास क्यों ऐसा कोई प्लान नहीं था, या फिर जिन्होंने इनको बैठ के समझाना या बताना था, क्या उनके पास भी कोई प्लान मौजूद नहीं है, जो ये सारी अभी सिचुएशन बनी हुई है। मैं अभी कुछ बात करूँगी, हुकूमत साजी का अमल ताहाल नहीं हो सका है और हर जगह से धांधली के शोर के साथ रिएक्शन की आवाज़ें आनी भी शुरू हो गई हैं। मुल्क की मईशत पहले ही बहरान का शिकार है, जबकि एक इलेक्शन में 54 से 56 अरब रुपए की लागत आती है। ऐसे में दोबारा इलेक्शन करवाना हमारी मईशत के लिए कितना बड़ा धचका साबित हो सकता है। पहले हमने देखा गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक नई हुकूमत को नए कर्जों के लिए सख्त तरीन शराइत का सामना हो सकता है। टैक्सेस में इजाफे के अलावा बाज़ मामलात में सब्सिडी के खात्मे से आम आदमी के लिए मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसे में IMF से मुआहदे के सिवा चारा नहीं है। अब सवाल यह है कि मुआशी बेहतरी के लिए नई हुकूमत को क्या कुछ करना होगा, अवाम को रिलीफ कब और कैसे मिलेगा, और क्या पाकिस्तान री इलेक्शन का मुताहमिल हो सकता है। मैं इस पर अपने पैनलिस्ट का व्यू लूँगी। सबसे पहले मैं शराजी साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक तो जो मैंने अभी बात की कि प्लान इनके पास होने चाहिए थे कि क्या हो सकता है, क्योंकि ज़रदारी साहब भी मुफाहमत के बादशाह हैं, फिर बड़े कदावर शख्स थे नवाज शरीफ साहब भी। तो इलेक्शन के बाद कौन कितनी सीटें निकालता है, क्या होगा, ये जहनों में इनके होना चाहिए था। क्यों हम लोग एक बहरानी कैफियत में चले गए हैं, और आगे जो मामलात सारे मैंने बयान किए हैं इनका अब क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें जो कि शायद समझती रही हैं कि एक कैलकुलेटेड अमाउंट की सीटें वो जीतेंगी, और उनको ये एश्योरेंस भी शायद दी गई थी या उनके जहन में थी, या वो समझते रहे हैं कि 18 महीने के बाद या 5 साल के बाद वो वापस आए और हुकूमतें बनाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या PMLN ने अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इलेक्शन में परफॉर्म किया, पीपल्स पार्टी ने किया या दूसरी जमातों ने किया या नहीं किया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मैंडेट का इशू है। इल्जामात अपनी जगह पे चाहे फॉर्म 45 से शुरू हुए, फॉर्म 47 के रिजल्ट पे गए हैं, लेकिन इस वक्त एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई वो जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं या वो जमात बनाने जा रही है जिसको मैंडेट दिया गया है, जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, जिसने सबसे ज्यादा जो है वो सीटें जीती हैं। ये एक सवाल है। दूसरा ये कि क्या हर्डल्स क्या आ रही हैं। अगर वाकई उस जमात का हक नहीं बनता जो इंडिपेंडेंट अपने आप को लिंक करते हैं PTI के साथ, तो पीपल्स पार्टी और PMLN के आपस में क्या मामलात हैं कि वो अभी तक हुकूमत नहीं बना। देखें, आप सेनेट के ऊपर बार्गेनिंग कर रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर बार्गेनिंग कर रहे हैं, आप इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंसी के ऊपर बार्गेनिंग कर रहे हैं, और जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए तो ऑब्वियसली PMLN चाहता है कि वो जाए। अब ये ओवरऑल सिचुएशन तो लेन देन के मामलात अपनी जगह पे, लेकिन जो चैलेंजेस अहेड आ रहे हैं, मेरी जाती राय ये कि इस वक्त जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद बैकफुट पे जा रही हैं। एक रीजन यही है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, दूसरा आगे मसाइल हैं। आप अगर IMF के पास जाएंगे तो आपको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, आपको पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी। आप देखिए शिराजी साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन एहतशाम साहब ये तो सारी वो बातें हैं जो इलेक्शन से पहले सबको मालूम थी। सभी जमातों को मालूम था कि आगे IMF के नए प्रोग्राम में जाना है, मुआशी चैलेंजेस हैं, संभाला देना है मईशत को, ये आसान टास्क नहीं है। तो फिर अब ये क्या मसला है? सहरिश, माजत के साथ हमेशा की तरह सियासी जमातें जो मेन जमातें थी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इन्होंने आप देख लें आखिरी दिनों में इनके मैनिफेस्टो इंतखाब पे के आए और उसमें भी आप देख लें कि सीरियसनेस कोई नज़र नहीं आ रही कि जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे नबरदाश्त होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो कहते हैं पंजाबी में डंक टपाऊ अरेंजमेंट, कि किसी तरीके से इलेक्शन जीत के आए तो बाद में देखा जाएगा। देखिए, इनको ये पहले बाकी तो आप सही कह रही हो कि सोचने वाली बात है कि आप प्लान करके आते हैं कि हमने हमारा एजेंडा, इंतखाबी एजेंडा ये है, फिर हमने कैसे करना, और खास तौर पे मौजूदा हालात में कि आपने 16 माह में देख लिया कि आपका टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुका था,
ये बड़ी मुश्किल से हमें, आपने देखा, रोल ओवर मिला चाइना से, सऊदी अरब से, यूएई से, हमारी बचत होगी। और आज भी $6 बिलियन से ज्यादा के हमारे जर्ज नहीं है। अगर आपके मेरे पैसे जो रखे हुए हैं वो मिलाएं तो तकरीबन ये $7-8 बिलियन बनता है जो स्टेट बैंक के पास है। तो ये बिल्कुल 6 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए नाकाफी है। अब सवाल यह है कि एक तो देर हो रही है कि हुकूमत साजी नहीं हो रही, और जिस अंदाज से आपने देखा कि परसेप्शन में तब्दीली आनी चाहिए थी, आपने देखा इलेक्शन के फौरन बाद कितनी तेजी के साथ 2000 पॉइंट मार्केट हमारी नीचे आई, स्टॉक मार्केट, फिर मुश्किल से थोड़ा आगे गई, फिर देखें डॉलर भी फ्लक्चुएट करना शुरू हो गया। इसकी वजह यही थी कि गैर यकीनी की सूरत हाल जिसे मैं और आप सोच रहे थे कि इलेक्शन के बाद किसी कमी होगी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो नहीं आ रही। उसकी दो वजूहत है। एक तो है कि सियासी जमातों के अपने झगड़े जो सिर्फ और सिर्फ माजत के साथ अपनी जात से हटके नहीं है, बड़े शॉर्ट लिव्ड और जिसको कहना चाहिए मॉनिटरी बेनिफिट के लिए, सियासी फायदे के लिए जो है ना वो रियासत और मुल्क का जो है ना इंटरेस्ट उसको वो कुर्बान कर रहे हैं। अब होना ही चाहिए था कि ये बैठ के फैसला कर लेते। अभी देखें PMLN कह रही है कि बाकी बातें छोड़े, सुबह की सेंटर की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग कर रही है। लेकिन इसमें ना एहतशाम साहब, सही है कि हमने अभी स्टेटमेंट बिल्कुल शेयर किया है। मैं अली आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा इस वक्त हमें इस्तेहकाम की जरूरत है, आवाम को रिलीफ की जरूरत है। ऐसे में हमने माजी में देखा है कि हुकूमतें जब बनी एस्टैब्लिशमेंट के बड़े किरदार की बात की गई है। अब क्या वजह है कि हाल ही किसी के पास मौजूद नहीं है, कि एस्टैब्लिशमेंट के पास भी मौजूद नहीं है, अगर तो वो इसमें कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि ये इलेक्शंस से पहले ही, मैं एक निजी कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करेंगे ले भी लूँगा, उन्होंने एक वो पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन करने का सिस्टम बनाया और उसके बाद वो ले के घूमते रहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कि जी ये आप हमें इतने पैसे दे दें तो हम आपके पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन कर देते हैं। उन बहुत ही कम लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, कुछ शायद उन्होंने अगर करवा लिया हो तो करवा लिया हो, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वो नहीं लिया। सब कहते थे कि जी ये तो एहतशाम सब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अली को कह रहा हूँ कि पार्टी का तो नाम ले ले, जिस को कांटेक्ट किया था उसका नाम ना ले। पीपल्स पार्टी ने ये राब्ता किया था कि भी हमारी को गेम बना दे। अली आप कंटिन्यू कीजिए, एहतशाम साहब ने बता दिया है। नहीं, मैं तो निजी कंपनी का नाम नहीं बता रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज तो तकरीबन किसी ने भी नहीं लिया। सबका बयान ये था कि जी ये तो आरओज का इलेक्शन है, पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन करके हमने क्या करना है। सो इलेक्शन से पहले हवा ये थी कि ये तो इलेक्शन ही आरओज का है। अब ये हवा किसकी वजह से बनी है? आप ये कह रही है कि ये हवा, चलिए इसको भी छोड़ दें। इलेक्शन से एक हफ्ते पहले तक तमाम टीवी चैनल्स पे ये बातें हो रही थी कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये किसकी वजह से बनी है? ये पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से बनी है। सो देखिए, अब बुनियादी बात ये है कि चैलेंजेस का हमें सामना है, और क्योंकि जिम्मेदारी, हम बार बार कहते हैं कि जी समवन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेगा जिस तरह पहले भी एक इस्टीम्ड पैनलिस्ट ने ये बात कही कि फ़ायदे और नुकसान दोनों का जिम्मेदार अगर आप किसी को ठहराएंगे तो शायद वो ले भी ले, लेकिन मसला ये है कि नुकसान का जिम्मेदार वो हो और फ़ायदे का जिम्मेदार कोई और हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कोई नहीं लेगा, नंबर एक चीज़। और नंबर दो चीज़ बिल्कुल ठीक है कि अभी ये बन जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि आप उनको डराया इस चीज़ से जा रहा है कि आप फेडरल नहीं लेंगे तो फिर हम प्रोविंशियल भी देख लेते हैं कैसे आप लेते हैं। चले तो बुनियाद की बात ये है कि चले इस दफ़ा भी ये 5 साल भी गुजर गए, अगले 5 साल बाद क्या करेंगे पता नहीं किस करवट बैठेगा। मैं हमाद साहब आपकी तरफ आपका टेक लूँगी। अभी मुआशी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, IMF के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं है, और हुकूमत है कि वो बन के नहीं दे रही है। या आखिर ये क्या बनेगा? उनके बाउंड भी हमें 21 दिनों में हमें काम भी पूरा करना है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आपका मैं अपने पिछले जवाब को ही कंटिन्यू करूंगा। सीरियसनेस जितनी हमें चाहिए इस जॉब को करने के लिए वो हम लैक कर रहे हैं क्लियरली। हम बार बार ये बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा हो जाएगा, जैसे आपने बताया इंतहाई एक बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है इसके लिए। क्या हमारा मुल्क इस माशी सूरत हाल में इसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हमारा वॉलेट हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं देता? फिर आईनी सूरत हाल के ऊपर बारे में भी कन्फ्यूजन्स की जा रही हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएं। आर्टिकल 58 के अंदर इस बारे में बात की गई है। 2 सूरतों में की जा सकती है, एक तो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, और दूसरा अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने के बाद कोई पार्टी मेजॉरिटी ना ले सके। उससे पहले ऐसी कोई सूरत हाल आइन में मौजूद नहीं है कि एक वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहा तो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए। इस चीज को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। लेकिन शायद हमारी पॉलिटिकल पार्टी जान के उसको रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं ना, कि अगर कोई जी बिल्कुल
चले जी, बात सिर्फ फरमाइए, इतनी सी है एहतशाम साहब के इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना जरूरी है, और इन्हीं जमातों ने जो कि स्टेक होल्डर हैं सभी, इन्होंने अवाम की फलाह के लिए। जी अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे क्या कैसे री इलेक्शन हो सकता है, ये तो जिस तरह से बताया वकील साहब ने, वो जाहिर है वही चीज़ दुरुस्त होगी। ये जो बार बार पैसों की बात होती है ना, इस पे नहीं घबराना चाहिए। ये वाले कौन से हमने अपने पैसों से करवा लिए थे? आपको पता होगा कि जाहिर है IMF की टीम यहाँ पर आके बैठी हुई थी और वो डिक्टेट कर रहे थे कि जी अगर पैसे नहीं है तो इस हेड से निकल सकते हैं, पैसे नहीं है तो आ सकते हैं। वो इलेक्शंस दोबारा कराना, पैसों की वो हमें 55 अरब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं रुपयों में, बाहर से डॉलरों में वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर करवाने हो, वैसे तो जाहिर है किसी को सूट नहीं करता, पैसे करवाने हो तो हो जाए। सही, अवाम को रिलीफ चाहिए। विल सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हमने जल्दी इस मुल्क को स्टेबिलिटी देनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देनी, ताकि अवाम जो कि बेचारे पिसरे महंगाई की चक्की में, उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। और इन्हीं स्टेक होल्डर्स को सोचना होगा, ये सोचेंगे तो कि मामले का कोई ना कोई हल निकलेगा, और टेबल पर बैठ के बात करना ही तमाम मसाइल का हल होता है, और इन्हीं सब ने करनी है। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।